एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन क्विक इको। तो जो आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है वर्ल्ड बैंक के ग्रुप्स और जो उनके 5 ग्रुप्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने वर्ल्ड बैंक के बारे में डिस्कस किया है। उसके पहले वीडियो में मैंने ब्रेटन वुड्स के बारे में डिस्कस किया कि क्या होता है, क्यों बना, ब्रेटन वुड में कितने ग्रुप्स बने, फिर उसके बाद उन ग्रुप्स के बारे में भी अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आज हम वर्ल्ड बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो सिर्फ वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया था मैंने, आज हम उसके सारे ग्रुप्स के बारे में बताएंगे जितने ग्रुप्स यहाँ पे हैं, जैसे कि IBRD कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, फिर IDA, फिर IFC, फिर मीगा, ICSID, यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ईयर, उसके मेंबर्स, ये सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम इसको बारी बारी देखते हैं कि कौन सा क्या है। तो हम पहले बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में हम आज वर्ल्ड बैंक जो IBRD था वो ही वर्ल्ड बैंक बना, लेकिन अभी भी वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है जिसको IBRD हम कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या है। तो IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। इसका मेन फोकस था रीस्ट्रक्चरिंग द वॉर अफेक्टेड इकोनॉमीज़, यानी कि जो वॉर अफेक्टेड इकोनॉमीज़ हैं उसको रीस्ट्रक्चर करना। इसका एम क्या था? टू रिड्यूस पॉवर्टी इन मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी पुअर कंट्री बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू लोन्स, गारंटी, रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि ये सारे इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट, लोन्स, गारंटी, प्रोडक्ट्स एंड एनालिटिकल्स एंड एडवाइजरी सर्विस। तो देखिए IBRD बहुत सारी चीज़ों को वॉर में जो अफेक्ट हो गई थी इकोनॉमी वॉर के कारण, उसको रीस्ट्रक्चर करने का काम IBRD का था। साथ ही साथ जो मिडिल इनकम ग्रुप की कंट्रियाँ थी, पुअर कंट्रियाँ थी, वहाँ पे गरीबी को दूर करना, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, उनको लोन की गारंटी देना, रिस्क मैनेजमेंट करना, साथ ही साथ एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करता है IBRD। अब यहाँ पे फंड कहाँ से इनको मिलता है? तो जो भी फाइनेंशियल मार्केट में जो बोरोवर्स हैं, एस्टैब्लिश्ड बोरोवर्स, उनके ही द्वारा फंड रेज होता है IBRD में। नेक्स्ट देखते हैं हम कि इसका पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस है इट वॉज इस्टेब्लिश टू फंक्शन एज अ सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेस, यानी कि पहले तो ये सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेस के तौर पे इसका पर्पस था प्रोवाइडिंग लोन्स, एडवाइस टू द मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी पुअर कंट्रीज़। इसका पर्पस यही था कि लोन्स प्रोवाइड करे और जो भी मिडिल इनकम पुअर कंट्रीज़ हैं उनको एडवाइजरी भी प्रोवाइड करे, एडवाइस भी दे। अब इसका IBRD का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल बस, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करना, रिहेबिलेट वॉर ड्यून इकोनॉमी, यानी कि जो भी वॉर से जिनकी इकोनॉमी एकदम तबाह हो गई थी उनको फिर से इनकी इकोनॉमी को रिहेबिलेट करना, फिर से बनाना, इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना, साथ ही साथ लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इम्प्रूव करना इनका ऑब्जेक्टिव था। साथ ही साथ इनका ऑब्जेक्टिव था इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उसकी इंश्योरिटी देना कि वो इम्प्लीमेंट हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। तो ये थे IBRD के ऑब्जेक्टिव्स। तो ये था हमने IBRD के बारे में पढ़ा, जो कि पहला ग्रुप था। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक के दूसरे ग्रुप, जो कि है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो देखते हैं IFC के बारे में। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, इसका फॉर्मेशन 1956 में हुआ था। अब इसका मिशन क्या है? तो इसका मिशन है टू प्रमोट सस्टेनेबल प्राइवेट सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट। अब यही अलग करता है IFC को बाकी और ग्रुप्स से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबल प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, वो भी डेवलपिंग कंट्री में। तो IBRD क्या था? वो तो वॉर में जो इकोनॉमी ख़राब हो गई थी उसको रिहेबिलेट करना, रिकंस्ट्रक्ट करना उसका काम था। पुअर कंट्री को एडवाइस प्रोवाइड करना, उनको लोन प्रोवाइड करना, उनको फिर से मैनेज करना उनकी इकोनॉमी को, वो काम था IBRD का, जो कि उसका फॉर्मेशन भी 1945 में हुआ था। बाकी IFC 1956 में इसका प्रमोट सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेबल प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट का था, जो डेवलपिंग कंट्री में, और ताकि पॉवर्टी रिड्यूस हो सके और पीपल अपने अच्छे से इम्प्रूव कर सके। अब देखिए IBRD और IDA, अभी तक हमने IDA के बारे में नहीं पढ़ा, IBRD पढ़ा है, अभी IDA हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।
तो IBRD और IBA जो प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट एंड नॉन लेंडिंग असिस्टेंस, वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, जबकि IFC जो है वो प्रोवाइड करता है लोन या इक्विटी फाइनेंसिंग, एडवाइजरी या टेक्निकल सर्विस, वो प्राइवेट सेक्टर को करता है। तो ये डिफरेंस है IBRD, IDA और IFC में, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1956, और ये मेन फोकस इसका क्या है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, जबकि IBRD और IDA का जो वो है वो गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट देते हैं या फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि इसके फंक्शन क्या है, IFC के फंक्शन क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के फंक्शन क्या है। तो टू कोऑर्डिनेट कैपिटल एंड मैनेजमेंट, कैपिटल और मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेट करना, टू इंक्लूड कैपिटल कंट्री टू इन्वेस्ट इन डेवलपिंग कंट्री, यानी कि कैपिटलिस्ट कंट्री को इंड्यूस करना कि वो इन्वेस्ट करे डेवलपिंग कंट्री में, जो कम डेवलप्ड है उनमें इन्वेस्ट करना, इसका ये भी काम है। और सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग वर्ल्ड्स, यानी कि जो भी डेवलपिंग इकोनॉमी है उनमें प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ को सपोर्ट करना इसका काम है। तो ये तो मैंने पूरा बता दिया IFC का क्या काम है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है IDA के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो चलिए देख लेते हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1960 में। ये जो है ये एक मल्टी इशूड इन्वेस्टमेंट सपोर्टिंग रेंज ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है। जब मैं वर्ल्ड बैंक आपको पढ़ा रही थी तो उसमें जब हम वोटिंग पावर के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वोटिंग पावर का जो क्राइटेरिया होता है वो 2 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। पहले तो जो कंट्री हैं उनका IDA में शेयर जो है वो होना चाहिए, तो यही है वो IDA जिसकी शेयर की बात हो रही थी और वोटिंग पावर की बात हो रही थी। और उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत लार्ज साइज़ की इकोनॉमी होनी चाहिए, तो वो वोटिंग पावर को दिखाती है कि किसका वोटिंग पावर ज़्यादा होगा। तो ये वही IDA है। अब देखते हैं ये क्या क्या करता है। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये एक मल्टी इशूड इंस्टीट्यूशन सपोर्टिंग रेंज ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है। अब ये बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है IDA अपने अंदर, जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक हेल्थ सर्विस, क्लीन वाटर सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, बिजनेस क्लाइमेट इम्प्रूवमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ये सारी चीज़ों को ये कवर करता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब IDA जो है कंप्लाइंट्स द वर्ल्ड बैंक ओरिजिनल लैंडिंग आर्म्स, दैट इज IBRD। ये एक तरह से जो IBRD है उसका एक हाथ है IDA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों IBRD और IDA ये सेम स्टाफ्स एंड हेडक्वार्टर्स को शेयर करते हैं, यानी कि जहाँ भी IBRD का हेडक्वार्टर होगा यानी वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर होगा वहीं IDA का होगा, और उसके जितने सेम स्टाफ इसमें भी होंगे। ये प्रोजेक्ट और भी रिगोरस स्टैंडर्ड को वो एकदम सेम मापक पे मापते हैं, यानी कि कुछ भी मापना होगा किसी कंट्री में क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, तो सबको सेम मापन पे ये मापते हैं। अब मनी लैंडिंग कैसे होती है, तो IDA जो है ये सॉफ्ट लोन विंडो है वर्ल्ड बैंक का, यानी कि वर्ल्ड बैंक का एक लोन विंडो है IDA लेंड्स मनी ऑन कंसेशनल टर्म्स। तो IDA कंसेशनल टर्म्स पे मनी को लेंड करता है, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये बहुत ही कम दामों पे, एक तो ये सॉफ्ट लोन तो देता ही है। सॉफ्ट लोन का मतलब मैंने आपको वर्ल्ड बैंक में भी बताया था कि सॉफ्ट लोन ऐसे लोन होते हैं जिस पे बहुत ही कम इंटरेस्ट लगता है, यानी कि ब्याज बहुत ही कम लगता है। तो IDA क्या है, IDA ब्याज तो कम लेता ही है, साथ ही साथ ये बहुत ही कंसेशनल टर्म्स पे भी ये लेंडिंग करता है, यानी कि लॉन्ग टर्म जो लोन है ये 0 इंटरेस्ट रेट पे या सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे भी चार्ज करता है IDA। साथ ही साथ जो रिपेमेंट्स आर स्ट्रेस्ड ओवर 25 to 40 ईयर्स इंक्लूडिंग 5 to 10 ईयर्स ग्रांट्स पीरियड, यानी कि जो रिपेमेंट्स है ये 5 से 10 साल तक का नहीं, 25 से 40 तक का वो देता है। जैसे कि इंडिया जो है वो नंबर 1 रैंक पे है जो IDA से असिस्टेंस लेता है, तो इंडिया नंबर 1 पे है, जो क्योंकि IDA से लेने का मतलब है कि अगर हम IDA से पैसे को लेते हैं तो एक तो इंटरेस्ट रेट हमारा कम लगेगा और ऊपर से हमें बहुत सारे साल भी ज़्यादा मिल जाते हैं, तो इंडिया नवंबर पे है IDA से मनी लैंडिंग के टर्म में। उसके साथ साथ IDA जो है
ये कंसेशनल लोन ग्रांट करता ही है, साथ साथ जो है सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ डेथ रिलीफ भी देता है। जैसे कि बहुत हैवी डेथ रिलीफ इनिशिएटिव्स, 2 तरह के इनिशिएटिव्स भी हैं इसके, जैसे कि हैवीली इंडेक्टेड पुअर कंट्री, यानी कि ऐसी कंट्री जो कि बहुत पुअर है और जिसके पास बहुत डेट है, ऐसी कंट्री से रिलेटेड भी उसने इनिशिएटिव लिए हुए हैं। मल्टीलेटरल डेट रिलीफ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं आईडीए के द्वारा। अब इसके रिसोर्सेज ऑफ आईडीए इंक्लूड्स, अब आईडीए किस तरह के रिसोर्सेज को इंक्लूड करता है, तो ये पहले तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल बाय द मेंबर कंट्री, ऐसी मेंबर कंट्री जिसने सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो। जनरल रिप्लेसमेंट बाय द डेवलप कंट्री, यानी कि डेवलप कंट्री जो कि जनरल रिप्लेसमेंट हो। और बाकी नेट इनकम ट्रांसफर बाय द आईबीआरडी, यानी कि जो आईबीआरडी नेट इनकम ट्रांसफर करता है। तो ये सारे क्या हैं, आईडीए के रिसोर्सेज हैं। तो आईडीए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरह से ये वर्ल्ड बैंक का हाथ है जो सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है। अब हम चलते हैं ICSID, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब ये क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसका जो फॉर्मेशन है 1966 में हुआ था। इसका फॉर्मेशन प्राइमरी पर्पस क्या है, जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, यानी प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ कंसिलिएशंस एंड आर्बिट्रेशंस ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। जितने भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मेन इसका है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उसके डिस्प्यूट को सुलझाना, रिजॉल्व करना, इन्वेस्टर्स स्टेट्स डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। इट्स रिमूव मेजर इम्पेडिमेंट्स टू द फ्री इंटरनेशनल फ्लो ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पोसेस बाय द नॉन कमर्शियल रिस्क। यानी कि एक तरह से ये जितने भी रिस्क से रिलेटेड, नॉन कमर्शियल रिस्क से रिलेटेड जितने भी फ्री इंटरनेशनल फ्लोज, इन सब को देख रेख ISSD करता है। अब आज का हमारा जो 5वां ग्रुप है वो है मीगा, यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। हमने 5 ग्रुप के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने IBRD के बारे में पढ़ा, उसके बारे में उसके बाद हमने पढ़ा IFC के बारे में, उसके बाद IDA के बारे में, उसके बाद ICSID के बारे में, और अब हम मीगा के बारे में पढ़ेंगे। ये 5 ग्रुप जो आज हमने पढ़ा है वर्ल्ड बैंक के, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या था। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसका जो फॉर्मेशन है 1988 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। स्टेटेड मिशन, इसका मिशन क्या है, टू प्रमोट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू डेवलपिंग कंट्री। अब देखिए मीगा क्या करता है, इसका नाम में ही है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो यानी कि ये चाहेगा कि जो फॉरेन कंपनियां हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाके अपना इन्वेस्टमेंट करें, ताकि वहाँ पे गरीबी कम हो, लोगों की लाइफ्स अच्छी हों, ग्रोथ हो। तो यानी कि वर्ल्ड बैंक ने ये 5 अलग अलग तरह के ग्रुप्स बनाए हैं ताकि वो अपने काम अच्छे से फोकस तरीके से कर सकें। अब FDI यानी किसी भी कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आता है तो वो क्या करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये इंश्योर करता है कि वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से वहाँ पे कंपनियाँ इस्टेब्लिश होंगी, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों के पास पैसे आएंगे, लोग डिमांड करेंगे तो और कंपनी आएंगे और रोज़गार मिलेगा। इस तरह से लोगों के जो रहना है, रहन सहन, ये सब अच्छा होगा, धीरे धीरे पॉवर्टी कम होगी। तो यही मेन गोल है वर्ल्ड बैंक का, जिसकी वजह से इन्होंने 5 तरह के अलग अलग ग्रुप्स बनाए जो अलग अलग चीज़ों पे फोकस करेंगे। अब है हमारा कि इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस विच ऑफर्स पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट इन्हेंसमेंट गारंटी। अब कई सारे ऐसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो कि पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस भी देते हैं, क्रेडिट इन्हेंसमेंट गारंटी भी देते हैं। तो ये भी, इसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ हेल्प इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट पॉलिटिकल एंड नॉन कमर्शियल रिस्क इन डेवलपिंग कंट्री। तो ये भी मीगा का ही काम है। उसके बाद ये क्या करता है, ये फोकस करता है कि कोई भी कन्फ्लिक्ट्स हैं जैसे कि इन्वायरमेंट का अफेक्ट करते हैं, उस पर भी वो फोकस करता है। कॉम्प्लेक्स डील इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग फाइनेंस एंड इन्वायरमेंट एंड सोशल कंसिडरेशन, इस पर भी फोकस करता है। और साथ ही साथ साउथ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितने भी साउथ इन्वेस्टमेंट होते हैं उसको भी फोकस करता है। और बिल्ड कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टर, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके
अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि आप यहाँ पे जिस भी कंट्री में जाएंगे वहाँ पे आपको बहुत प्रॉफिट होगा, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करिए। तो ये सब काम मीगा का है। तो ये 5 जो अभी हमने पढ़ा ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके उसके लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैंने बहुत शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉपी किताब के चक्कर ना काटने पड़े। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।